हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर्गे गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको बताया, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमने जो पर्वत श्रृंखला है स्थिति विस्तार इनको कंप्लीट कर लिया था। और जो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है ये इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि भारतीय नदी तंत्र। भारत में कौन कौन सी नदी है, कितने नदी तंत्र हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। उस वीडियो को लिंक जो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना है। तो इसी का आज हमारा एक दूसरा पार्ट इंडियन रिवर सिस्टम का, भारतीय नदी तंत्र का। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे सिंधु नदी तंत्र की। इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी की बात कर रहे थे, सिंधु नदी तंत्र की। हमने उस वीडियो में बात कर ली थी तंत्र क्या होता है, एक नदी तंत्र कैसे मिलके बनता है, अफवाह तंत्र क्या होता है। तो इस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। और हमने सिंधु नदी की भी बात कर ली थी, कहाँ से इसका उद्गम होता है, इसकी सहायक नदी कितनी है, कौन कौन सी सहायक नदी है। एक और फिर सिंधु नदी को दोबारा से देख लेते हैं। साथ ही आपको पता है भारत का है कुछ उत्तरी हिस्सा हमने बनाया हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी भारत के उत्तर में से जाएगी। और एक यहाँ पर एक झील है, एक यहाँ पर एक देश था पहले तिब्बत नाम का, लेकिन वर्तमान में इस पर चीन का अधिकार है। झील का नाम है मानसरोवर झील। झील का नाम क्या साथियों, मानसरोवर झील। और जो पर्वत है, किस पर्वत पर ये झील है, क्योंकि झील कहीं ना कहीं तो होगी। तो पर्वत है एक यहाँ पर कैलाश पर्वत। पर्वत कौन सा है साथियों आपका, कैलाश पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है। और उसी के यहाँ पर एक हिमनद है, ग्लेशियर है, जिसका नाम था बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद से हमारी एक नदी निकल के चलती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। जिसका क्या नाम है साथियों, सिंधु नदी। और सिंधु नदी भारत में जहां से प्रवेश करेगी वो लद्दाख के एक स्थान है दमचौक। एक स्थान है कौन सा साथियों, दमचौक। दमचौक से हमारी ये कहाँ पे भारत में एंट्री करेगी, कौन सी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को यहाँ पर जहां से जब निकल के चलती है ना, ये एरिया पूरा किसके पास है, चीन के पास है, तिब्बत का एरिया है। तो इसे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं, सिंगी खंपात के नाम से। सिंगी खंपात, खंबान या खंबत जो भी आपको मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। सिंगी खंबान, जिसका अर्थ क्या होता है, शेर का मुख। अर्थ क्या होता है साथियों, शेर का मुख। तो शेर के मुख के नाम से कहाँ पे जानी जाती है, तिब्बत में, यानी कि चीन वाले क्षेत्र में जानी जाती है। तो भारत में एंट्री करी है लद्दाख से, और लद्दाख से होते होते कहाँ से, बिल्लास नामक स्थान से। कहाँ से, बिल्लास। ये हमारी नदी चली है यहाँ से घूमती 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 कहाँ तक चली गई, यहाँ पर एक स्थान है बिल्लास। कौन सा साथ है, बिल्लास स्थान है। और बिल्लास से होती हुई कहाँ पे चली गई, पाकिस्तान में एंट्री कर गई। और पाकिस्तान में जाने पर कराची नामक एक शहर है पाकिस्तान का। कौन सा शहर है साथियों, कराची। और कराची में एक डेल्टा बनाते हुए ये अपना जल अरब सागर में, अरबियन सी में जाके मिला देती है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तिब्बत से। झील कौन सी है, मानसरोवर झील। हिमनद कौन सा हो गया, बोखरचू हिमनद। हिमनद कौन सा हो गया साथियों, बोखरचू हिमनद। भारत में जो प्रवेश किया है, कहाँ से किया, दमचौक नामक स्थान से, लद्दाख में। और बिल्लास से बाहर निकल के चली गई है, और कराची नामक स्थान पे क्या हुआ, अरब सागर में इसने अपने जल मिला दिया। तो ये सिंधु कुछ बात थी। सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें, लंबाई थी 2880 किलोमीटर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई बार इसे 2900 किलोमीटर लगा देते हैं बच्चे यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी, इससे 20 मीटर अधिक है। यानी कि 29 जो ये हो गया हमारे पास 100 मीटर, तो यहाँ की किलोमीटर की बात होगी। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है वो 2900 किलोमीटर है, और जबकि जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत में, यदि भारत में सिंधु नदी की लंबाई की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसकी लंबाई कितनी है, मात्र 709 किलोमीटर। कितने हैं साथियों, 709 किलोमीटर, ठीक है। वैसे अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर के भरोसा कुछ नहीं है कहाँ से क्या दे दे। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, 2880 किलोमीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किन पर्वतों के मध्य से जाएगी। भारत में साथियों आपको पता है ट्रांस हिमालय है, हिमाचल जो लद्दाख कश्मीर वाला हिस्सा है, हिमालय के जो हमने पार्ट किए थे, तो यहाँ पर एक हिस्सा था ट्रांस हिमालय। कितना क्या था, ट्रांस हिमालयन, ठीक है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की हमने 3 श्रेणियां पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो जो सिंधु है हमारे पास लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर जाती है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के मध्य से जाएगी,
तो ट्रांस हिमालय का कौन सा हो गया, लद्दाख व जास्कर श्रेणी। आपको पता होगा सिंधु नदी के किनारे ही एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लेह। तो जो लेह शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद हमने एक बात की थी साथियों, यहाँ पर इसके ऊपर एक गार्ज था। गार्ज कहाँ पे था, ये यहाँ पे पूंजी गार्ज था। कौन सा गार्ज था साथियों, पूंजी गार्ज। पूंजी गार्ज का एक नाम और मिल जाता है कई जगह, गिलगित गार्ज, गिलगित गार्ज। तो गिलगित गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज था और किस नदी पर है ये, सिंधु नदी पर। किस नदी पर साथियों, सिंधु नदी पर, ठीक है। तो हमने इसकी इतनी बात कर ली थी। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि कुछ नदी कहाँ से निकलेगी, दाईं ओर से मिलेगी इसमें आके, कुछ कहाँ से, बाईं ओर से मिलेगी। तो दाईं ओर से मिलने वाली कुछ नदियों का हमने क्रम देख लिया था कि दाईं ओर से कौन कौन सी। दाईं का मतलब जो ऊपर से आके मिलेगी और कुछ यहाँ से कहाँ से जाएगी, नीचे से मिलेगी। तो सिंधु नदी के कुछ दाहिने तट की जो हमारे पास क्या थी, सहायक नदी थी। कौन से तट की साथ, दाएं तट की। तो दाएं तट की राइट साइड में हमने कुछ नदी देखी थी, जैसे श्योक नदी, श्योक नदी, नुब्रा नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी, नुब्रा नदी। ये आपके सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी, नुब्रा नदी, और कहाँ पर, इसमें जाके लद्दाख में ही जाके इसमें मिल जाती है, सिंधु में। तो श्योक नदी, नुब्रा नदी, यहाँ पर थी हमारे पास जास्कर नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, हुंजा नदी, ठीक है। उसके बाद और भी थी, गिलगित थी, कुछ पाकिस्तान में भी आके मिली थी इसमें, पाकिस्तान में भी जाकर सिंधु नदी में मिली थी। कौन कौन सी थी, काबुल, कुर्रम, गोमल, काबुल, कुर्रम, गोमल और सवात, ठीक है। ये कुछ ऐसी नदियां थी जो पाकिस्तान में ही जाकर सिंधु में, पाकिस्तान से निकलेगी और सिंधु नदी में मिल जाएगी। तो हमने इतनी बात इसमें कर ली थी। उसके बाद कुछ और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ देखे थे, जैसे भारत की यदि राष्ट्रीय नदी की बात करें तो कौन सी है, गंगा नदी है। लेकिन अगर पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, ठीक है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी हो गई, सिंधु नदी। तो सिंधु के बारे में इतनी चीज हमने देख ली थी। उसके बाद हमने कुछ और भी बात की थी कि सिंधु नदी से जो दाएं तट से जो नदी मिलेगी और बाएं तट से जो नदी मिलेगी, बाएं तट की जो नदियां हैं सबके सब हमारे लिए इंपोर्टेंट है। बाएं तट से जितनी भी नदी सिंधु में आकर मिलेगी सबकी सबकी ऐसा जो इंपोर्टेंट है। तो बाएं तट की यदि बात करें, बाएं तट में 5 नदियां हैं जिन्हें पंचनद कहते हैं। क्रम इनका ध्यान रखना है, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये 5 नदी है जिनको हम बोलते हैं पंचनद, ठीक है। आपके पंजाब प्रांत वाले हिस्से में बहती है, ठीक है। तो पंचनद में कौन कौन सी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनका एक सीक्वेंस, एक क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। हमने बात कर ली थी जो झेलम नदी है कहाँ से निकलेगी, आपकी जम्मू कश्मीर से। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य से है साथियों, जम्मू कश्मीर से। चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों की तीनों जो नदी है ये कहाँ से निकलेगी, आपके हिमाचल प्रदेश से। चिनाब, रावी, व्यास से कहाँ से निकलेगी साथियों, हिमाचल प्रदेश से। और सतलज नदी यहाँ पे मानसरोवर झील के पास ही एक हिमनद है जिसका नाम है राकस्ताल झील, राकस्ताल। कौन सी है साथियों, राकस्ताल। तो ये कहाँ से निकलते हैं, तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास क्या है, राकस्ताल से। यदि झेलम नदी की बात करें, यहाँ पर कौन सी झील है, शेषनाग झील। कौन सी झील है, शेषनाग झील। कौन सी झील है साथियों, शेषनाग, बेरीनाग के निकट। जो चिनाब निकलेगी 12 लाचा दर्रा से, 12 लाचा दर्रा, 12 लाचला या 12 लाचा दर्रा। रावी निकलेगी आपके रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, रावी रोहतांग दर्रे से। व्यास निकलेगी व्यास कुंड से। व्यास कहाँ से निकलेगी साथियों, व्यास कुंड से। और हमने सतलज की बात कर लिया है राकस्ताल झील से। कौन सा है, राकस्ताल या राक्षसताल भी बोल देते हैं इसे, राकस्ताल या राक्षसताल, ठीक है। बात एक ही है, राकस्ताल या राक्षसताल। ये कहाँ पर है, आपके तिब्बत में मानसरोवर में। तो हमारी 5 नदी है जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से यदि बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं झेलम नदी। देखो साथियों, हर चीज हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जितने एग्जाम में पूरा जीवन पढ़ा है ज्ञान बटोरने के लिए, ठीक है, हमें थोड़ा सा एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है, जिसे थोड़ा समझते भी चलना है और लिखते चलना है। तो आपको मेरे साथ आप जब भी पढ़ोगे तो
आप नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, इसको जितना भी मैं लिखाऊंगा ऑफलाइन की तरह बिल्कुल लिखते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम झेलम नदी की। कौन सी नदी है साथियों? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। निकलती कहां से? जम्मू कश्मीर से। निकलती कहां से साथियों? जम्मू कश्मीर से। झील कौन सी हो गई? शेषनाग झील। उद्गम स्थल कौन सा हो गया इसका? शेषनाग झील। शेषनाग झील कहां पर है? बेरीनाग के समीप। बेरीनाग के समीप है। तो क्या हो गया? झेलम नदी कहां से निकलेगी? जम्मू कश्मीर में। कौन सी झील से? शेषनाग झील। किसके पास से? बेरीनाग के पास से। लो भाई, ये रहा जम्मू कश्मीर और यहाँ से एक नदी निकाल दो, ये मान के चलो कौन सी झील है यहाँ पे? शेषनाग झील है। कौन सी झील है साथियों? शेषनाग झील है। और यहाँ से एक नदी निकाल दो, झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। अब झेलम नदी जैसी आगे जाएगी, एक झील इसके ऊपर अवस्थित है। झेलम नदी एक झील से निकल के जाएगी और झील का नाम है वुलर झील। झील का नाम क्या साथियों? वुलर झील। तो वुलर झील जो है किस नदी के रास्ते में आती है? तो कौन सी होगी? झेलम नदी। क्वेश्चन क्या आता है? वुलर झील से कौन सी नदी निकल के जाती है? कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है? तो कौन सी हो जाएगी? झेलम नदी। और वुलर झील के बारे में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजे जल की झील। मीठे या ताजे जल की झील कौन सी हो गई? वुलर झील। तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजे जल की झील है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी निकल के जाएगी यहाँ से? झेलम नदी। यानी कि झेलम नदी के रास्ते में इसका घर है, ठीक है। अब झेलम नदी जैसे आगे निकलेगी, श्रीनगर एक शहर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कौन सा है? श्रीनगर, ठीक है। गर्मियों ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी के। तो आगे हम चले हैं, कौन सा शहर है इसके किनारे? श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के। तो झेलम नदी निकलती कहाँ है? जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील से, ठीक है। झेलम नदी की हमने बात कर ली है, थोड़ा सा यहाँ से हो गई। अच्छा, इसका एक नाम हो रहा है, झेलम नदी का पुराना नाम भी लिख लेना है। झेलम नदी को पहले किस नाम से जानते थे? झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है साथियों वितस्ता। वितस्ता। क्या नाम है इसका साथियों? वितस्ता। वितस्ता या विस्तला किसका पुराना नाम है? झेलम नदी का, ठीक है। आप पढ़ोगे जब इतिहास में जाओगे, पोरस एक व्यक्ति थे जिस पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध और विस्तला का युद्ध या विशस्तला का युद्ध के नाम से हम इसे जानते हैं। तो झेलम नदी का ही क्या नाम है? वितस्ता। झेलम नदी का ही क्या नाम है साथियों? वितस्ता। तो वितस्ता नदी किसका पुराना नाम है? झेलम नदी का। किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। झील कौन सी है? वुलर झील। श्रीनगर इसी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। उसके आगे साथियों जब ये चलेगी तो आगे चलकर ये बिल्कुल बॉर्डर पे जाएगी। मान को चलो ये पूरा पाकिस्तान था, यहाँ से चली ये नदी निकलती हुई कहाँ पे चली गई? ये बॉर्डर पे। तो झेलम नदी भारत का और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। झेलम नदी भारत का और प्लस पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। तो झेलम नदी भारत का और पाकिस्तान का क्या बनाती है साथियों? बॉर्डर, सीमा साझा करती है। और उसके बाद कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। कहाँ पे चली जाती है? पाकिस्तान में। इसे अभी यहीं पे रुक दो, ठीक है, क्योंकि हम अभी एक नदी और लेके आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो झेलम नदी जम्मू से निकलती है और पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद साथियों हमारी एक दूसरी नदी कौन सी? झेलम चिनाब। उसके बाद साथियों कौन सी नदी आएगी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा हो गया? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। इसे मैं श्रीनगर को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा आपको भाई। तो कौन सी नदी आ गई यहाँ पर? चिनाब नदी। कौन सी नदी हो गई? चिनाब। तो पॉइंट बना ले, चिनाब नदी। कौन सा है? चिनाब नदी। सबसे पहले साथियों बात करें हम, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? साथियों पुराना नाम इसका क्या है? अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी। तो अस्किनी किसका पुराना नाम है? चिनाब नदी का। अस्किनी किसका नाम है साथियों? चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी निकलती कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश का, और दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा या बारालाचला भी बोल देते हैं, बारालाचला दर्रा। और बारालाचला दर्रे से ये दो धाराओं में निकलती है। बारालाचला दर्रे से दो भागों में निकलेगी। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम क्या साथ है? चंद्रा, और दूसरी का नाम है भागा। तो चंद्रा और भागा के नाम से इसे हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तो कौन सा हो गया? चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा।
तो चंद्रा और भागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में किसे जानते हैं हम? चिनाब नदी को। ठीक है। यदि इसकी लंबाई की बात करें, साथियों देखो लंबाई पूछी नहीं जाती वैसे लगभग, फिर भी यदि इसकी हम बात करें तो 1180 किलोमीटर होती है, 1180 किलोमीटर होती है। ठीक है, फिर भी इतनी जरूरत इसकी नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात करी है बारालाचा दर्रे से निकली है कौन सी नदी? चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी। एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में डांडी, स्थान कौन सा हो गया? डांडी। और डांडी जिला है हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ पर जाके कौन सी? चिनाब नदी बनती है। चिनाब नदी यहीं पे बनती है। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगी? यहाँ से होते हिमाचल प्रदेश से कहाँ पे चली जाएगी? जम्मू कश्मीर, पंजाब के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। और कहाँ पे निकाल दो इसे? पाकिस्तान में निकाल दो इसे भी। कहाँ पे निकाल दो? पाकिस्तान में। ज्यादा कुछ काम का नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखना है लाहौल स्पीति जिला है जहाँ से निकलती है। बारालाचा दर्रा हो गया। ठीक है, चंद्रा भागा के नाम से इसे जाना जाता है। पुराना नाम क्या है इसका? अस्किनी है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ ले जाता है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी डायरेक्टली जाकर सिंधु में मिलती है। देखो हमने एक नदी रोकी थी जो झेलम नदी निकली थी ना यहाँ से, ये जाके आगे चल के इसमें चिनाब नदी मिल जाएगी। किसमें जाके? चिनाब में। लेकिन जो चिनाब नदी है डायरेक्ट जाके पाकिस्तान में किसमें मिलेगी? जाकर ये सिंधु नदी में। तो चिनाब नदी, जो चिनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। ये आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था 2019 वाले एग्जाम में। ठीक है, 2019 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी। उसमें सतलज नदी भी ऑप्शन में था और चिनाब भी था। कुछ जो टीचर बताते हैं या कुछ बुक में दे के रखता है कि सतलज नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि ऐसा नहीं है। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। तो चिनाब के बारे में इतना पॉइंट हमें ध्यान रखना था। ठीक है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों रावी नदी की। कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रावी नदी की। एक बार पहले इसे थोड़ा सा, ये हो गया हमारे पास सिंधु, ये हो गई झेलम और ये हो गई चिनाब। ये यहाँ पे मिलेगी मिठानकोट में। स्थान में ध्यान रखना है मिठानकोट। ठीक है, कौन सा है? मिठानकोट में जाके पाकिस्तान में मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है साथियों? रावी नदी। तो सबसे पहले हम रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम क्या है? ऐसे पुरुषनी या परसनी के नाम से जानते हैं। पुरुषनी नदी। कौन सी नदी है साथियों? पुरुषनी। कौन सी नदी है? पुरुषनी नदी। कौन सी होगी? पुरुषनी। और एक इसका नाम हो रहा है इरावती। इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती। तो इसे रावी नदी को पुरुषनी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी को पुरुषनी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों एक इरावती नदी आएगी, वो आपके म्यांमार में। ये इरावती नदी किसे कहा जाता है? रावी नदी को। किसे कहा जाता है? रावी नदी को। ठीक है, यदि इसकी हम बात करें कहाँ से ये निकलती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, यदि इसके उद्गम की बात करें, उद्गम केंद्र की बात करें, तो उद्गम भी कहाँ पे हुआ इसका? भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से हुआ साथियों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से हुआ इसका भी उद्गम? हिमाचल प्रदेश में। और दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। दर्रा कौन सा हो गया साथियों? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से हमारी रावी नदी निकले। कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से हमारी निकल के चलेगी। और जब ये निकलेगी तो आगे चलेगी तो इसे वहां पे ना दो नदी मिलके मिलती है, ये भांदल और तंतागिरी। देखो जैसे ये हमारी थी ना ये चंद्रा और भागा चिनाब नदी, उसी प्रकार ये भी दो नदियों से मिलके बनती है। भांगल, कौन से साथियों? भांदल है यहाँ पर, दे भांदल प्लस तंतागिरी। कौन सा गिरी है? तंतागिरी। भांदल और तंतागिरी के मेल से ही कौन सी नदी मिलती है? रावी नदी। तो भांदल और तंतागिरी दोनों नदी मिलने के बाद कौन सी नदी बनती है? हमारी रावी नदी। और रावी नदी के बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। यहाँ से जाएगी पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से होते हुए और सीधा पाकिस्तान में चली जाएगी। और पाकिस्तान में जाने पर ये भी अपना जल किस में मिला देगी? हमारे पास चिनाब नदी में। तो चिनाब में कौन कौन सी मिल गई? ऊपर से झेलम और नीचे से रावी नदी। ठीक है, तो झेलम भी चिनाब में मिली थी और रावी भी। रावी नदी में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर। पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर
रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करना है, लाहौर जो शहर है, लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर। लाहौर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन सी होगी हमारे पास? रावी नदी। तो रावी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा हमारे इसमें कुछ काम का नहीं है। अब बात कर लेते हैं व्यास नदी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे ज्यादा। कौन सी नदी है साथियों? व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास नदी। व्यास का सबसे पहले हम पुराना नाम जान लेते हैं। पुराना इसका साथियों नाम है विपाशा नदी। कौन सी नदी है? विपाशा नदी। तो व्यास नदी का ही पुराना नाम क्या है? विपाशा नदी है। विपाशा नदी है, विपाशा रिवर है। ठीक है। व्यास नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से है, यानी कि निकलती कहाँ से है? तो उद्गम जो केंद्र है इसका व्यास कुंड है। कहाँ से निकलती है ये? व्यास कुंड से। कहाँ से? व्यास कुंड। कहाँ है ये? रोहतांग दर्रे के समीप। रोहतांग दर्रे के समीप। अब रोहतांग दर्रे की हमने बात कर ली थी, कहाँ पर है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों की तीनों कहाँ से निकलेगी? हमारे हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। विपाशा इसका पुराना नाम है। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? साथ ही यहाँ से निकलेगी, रोहतांग दर्रे के पास ही व्यास कुंड है, और यहाँ से निकलने के बाद इसे हिमाचल के बाद कहाँ पे चली जाएगी? पंजाब में। हिमाचल के बाद कहाँ पर जाएगी? पंजाब में। कहाँ चले गए साथियों? पंजाब में। अब पंजाब में जाने पर ये क्या होगा? एक नदी आएगी हमारे पास, सतलज नदी। एक नदी आएगी सतलज नदी। पहले चलो सतलज को निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है। सतलज नदी हमारे राजस्थान से निकलेगी और भारत में एंट्री करे जाएगी, और कहाँ पे चलेगी? पाकिस्तान, यहाँ पे सॉरी पंजाब प्रांत में। कहाँ पे चलेगी? पंजाब में। मान कर चले पंजाब है। ठीक है। तो जो व्यास नदी है पंजाब में एक स्थान है कपूरथला। पंजाब में एक स्थान है साथियों कपूरथला, और कपूरथला जहाँ पे स्थान है वहीं पे एक बैराज बनाया गया है, हरि के बैराज। एक बैराज बना दिया गया है। कौन सा बैराज है साथियों? हरि के बैराज। पंजाब में कपूरथला में जाने पर जो व्यास नदी है अपना जल सतलज नदी में मिला देती है। अपना जो पानी है वो किस में मिला देती है साथियों? यहाँ पर सतलज नदी में। तो व्यास नदी पंचतंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, कि क्या क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी पंच नदी में शामिल है जो पाकिस्तान में नहीं जाती? तो हमने देखा है कौन कौन सी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ये चारों की चारों कहाँ पर जाएगी? आपके पाकिस्तान में। जबकि जो व्यास नदी है भारत के हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के कपूरथला नामक स्थान में जाके अपना जल सतलज नदी में मिला देती है। कौन सी नदी में साथियों? सतलज नदी में। और जब ये जहां पर सतलज नदी में मिलाएगी, यहाँ पे एक बांध बना दिया गया, एक बैराज बना दिया गया। बैराज का नाम है हरि के बैराज। क्या नाम है साथियों? हरि के बैराज। और हरि के बैराज किस राज्य में? पंजाब राज्य में है। आपको पता होना चाहिए यहीं से एक सिंचाई नहर निकाली गई है। इस सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो भी कहां से निकाली गई? हरि के बैराज से। और किस नदी का पानी आता है इंदिरा नहर में? तो सतलज नदी का भी और व्यास नदी का, दोनों का पानी यहाँ से आता है। ठीक है। तो व्यास नदी के बारे में ध्यान क्या रखना है? विपाशा इसका पुराना नाम था। व्यास कुंड से इसका उद्गम स्थल है। कपूरथला पंजाब में जाने पर या सतलज में अपना जल मिला देती है, जबकि यह एकमात्र ऐसी नदी है पंच नदियों में शामिल जो पाकिस्तान में नहीं जाती। तो इसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अपनी सतलज नदी की। अब बात कर लेते हैं साथियों हम सतलज नदी की। कौन सी नदी है साथियों? सतलज नदी। देखो ये जो मैं नदी कुछ जो जैसा कि हमारी कुछ परियोजना है, बगलिहाल हो गई, दुलस्ती हो गई, ये आपके चिनाब नदी पर है, मैं उनका भी रोक रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारे इतने भी काम के नहीं है वे, जब हम इसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से। ठीक है। तो वहां पर देख लेना है, अभी तो केवल नदियों को समझते चलना है। तो हम बात कर लेते हैं सतलज नदी की। कौन सी नदी है साथियों? सतलज नदी। अब सतलज जो नदी है भारत के बाहर से आएगी। कहाँ से निकलेगी? तिब्बत से। और तिब्बत में झील कौन सी है? मानसरोवर झील। तिब्बत में झील कौन सी हो गई? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के निकट ही एक स्थान है राक्षस्थाल, ग्लेशियर है राक्षस्थाल या राक्षस्थाल। तो सतलज नदी राक्षस्थाल से यानी कि राक्षस्थाल से निकलती है। इसका ओल्ड एज अगर नाम की बात करें, पुराने नाम की बात करें, तो सतुर्दी इसका पुराना नाम है। क्या है? सतुर्दी। ठीक है। पुराना नाम क्या था इसके? सतुर्दी इसका पुराना नाम है। ठीक है। अब बात करें ये भारत में, देखो कहां से निकल के आ रही? तिब्बत से।
अब भारत में भी तो कहीं ना कहीं से प्रवेश करेगी ये, तो भारत में जहाँ से प्रवेश करेगी वो कहाँ से प्रवेश करेगी, हिमाचल प्रदेश से। भारत में प्रवेश कहाँ से करेगी साथियों, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, जिले का नाम है किन्नौर जिला। जिले का नाम क्या है साथियों, किन्नौर जिला। कौन सा जिला होगा, किन्नौर जिला। और किन्नौर जिले का एक दर्रा यहाँ पर है, कौन सा दर्रा है हमारे पास यहाँ पे, सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है साथियों, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये हमारे यहाँ पर हो गया। उसके बाद साथियों हम बात करें, यदि यहाँ से होती हुई कहाँ चली जाएगी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने देख लिया है, हिमाचल प्रदेश के जब अंत में आप जाओगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक इस नदी पर बांध है जिसका नाम भाखड़ा बांध। क्या नाम साथियों, भाखड़ा बांध। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट भी लिखना हो तो डिस्ट्रिक्ट लिखना है बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर जिला है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा बांध है इस पर, भाखड़ा। उसके बाद ये पाकिस्तान, इसमें पंजाब में चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी साथियों, पंजाब में। और पंजाब में एक बांध है यहाँ पर, कौन सा बांध है साथियों, नागल बांध। नागल स्थान भी है यहाँ पर, तो नागल बांध। तो इसलिए कहते हैं भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर, सतलज नदी पर। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नागल कहाँ पर, पंजाब में। इन दोनों बांध के बीच में 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। हमने देख लिया कपूरथला में जाने पर ये किसका जल लेगी अपने, इसमें कौन सा होगा, व्यास नदी का। और उसके बाद पाकिस्तान चले जाएगा, पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट के समीप ही जाकर किसमें अपना जल मिला देगी, ये चिनाब में। यानी कि चिनाब नदी सबका जल लेके आगे जाएगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही था जो हमारी कुछ नदियां थी सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र में हमारी 5 नदी मुख्यतः थी जिनके बारे में पढ़ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र को इतना जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और क्या है यहाँ पर, सिंधु जल समझौता। एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। कौन सा है, सिंधु जल समझौता। कौन सा है साथियों, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता सबसे पहले तो हुआ कब था ये, 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ कब था, ये 1960 में, ठीक है। किन 2 देशों के मध्य है, किन 2 देशों के मध्य है, ये इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान की। तो सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच है, पाकिस्तान और इंडिया के, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ कब था, 1960 में। ये समझौता कराया किसने था, यानी कि इसमें जो मध्यस्थता निभाई थी, ठीक है, उसने वो किसने करी थी, तो विश्व बैंक ने, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने ये समझौता कराया था। विश्व बैंक ने समझौता कराया था। इस समझौते में है क्या, ये ऐसे किस नाम से जानते हैं, सिंधु जल समझौता को 2080 के नाम से जानते हैं। 2080 के नाम से भी जाना जाता है। भाई आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इसे 20% और 80% के नाम से भी जाना जाता है। इसमें है क्या, देखो कुछ नदी का जो जल होगा वो 20% इंडिया यूज करेगा तो 80% पाकिस्तान, और कुछ नदी का 80% इंडिया यूज करेगा तो 20% पाकिस्तान, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो 80% जल यूज करेगा, जो उत्तर की 3 नदियां हैं, उत्तर की 3 नदियां कौन कौन सी होगी, सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। तो कौन सी नदी होगी हमारे पास, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम और प्लस चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदी का जो जल होगा 80% यूज करेगा पाकिस्तान, 80% यूज करेगा पाकिस्तान, और मात्र 20% यूज करेगा आपका इंडिया, यानी कि भारत, ठीक है। तो 80% पाकिस्तान यूज करे उत्तर की 3 नदियों का। कौन सी होगी, सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब का यूज करेगा पाकिस्तान अधिक। अगर बात करें इंडिया की, इंडिया किसका अधिक % यूज करेगा, तो जो दक्षिण की 3 नदियां है 80% इनका यूज करेगा। कौन कौन सी हो गई हमारे पास, दक्षिण में रावी नदी, रावी के दक्षिण में व्यास नदी, और व्यास के दक्षिण में साथ सतलज नदी। तो व्यास, सतलज और रावी, यानी कि रावी, व्यास, सतलज का जल 80% भारत यूज करेगा, और जबकि 20% कौन यूज करेगा साथ ही यहाँ पर, पाकिस्तान, ठीक है। कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता हुआ कब था, 1960 में। 1960 में कराया किसने था, विश्व बैंक ने। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। साथ ही यहाँ पे ठीक कर देता हूँ पाकिस्तान की एक,
कौन सा है? पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो उत्तर की जो 3 नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। जबकि दक्षिण की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान है। ठीक है, तो आज का जो सेशन था केवल इतना ही है और आशा करता हूँ कि आप सभी के अच्छी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आपको लिखते भी चलना है और चैनल को शेयर भी करते चलना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का।